आप सोचिए ज़रा कि एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं और देखते हैं कि जिस दुनिया में आप एग्जिस्ट करते थे, जिस दुनिया में आप रहते थे, वो अब बची ही नहीं है। जिस कंट्री के बारे में आप सोचते थे कि ये कंट्री दुनिया में सबसे बड़ी है, एक सुपर पावर है, इस कंट्री से ऊपर कोई नहीं है, वो कंट्री अब बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। उस कंट्री के अंदर प्राइस बढ़ती जा रही है चीज़ों की, इन्फ्लेशन पीक पे है और वहाँ पे हर जगह प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी बिल्कुल ही डाउन जा चुकी है और जिस कंट्री के बारे में आप सोचते थे कि ये बिल्कुल ही नीचे है, उस कंट्री का इस दुनिया में कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कंट्री अचानक से उठ के राइज करने लगती है, तो फिर कैसा माहौल होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ये कोई फिक्शन की बात नहीं है, बल्कि ऐसा पिछले 500 साल से होता चला आ रहा है कि एक कंट्री जो एक टाइम पे सुपर पावर रही है, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन डिक्लाइन जरूर आया है और दूसरी कंट्री उभर के, दूसरा एम्पायर उभर के जरूर आया है राज करने के लिए। तो ऐसा अभी भी हो रहा है, लेकिन हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री जो धीरे धीरे करके नीचे जाती जा रही है और कौन सी ऐसी कंट्री जो धीरे धीरे करके ऊपर आती जा रही है। तो बेसिकली इस वीडियो को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और लास्ट पार्ट में मैंने समझाया है कि इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधे वीडियो पे आता हूं। आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बातें डीप में समझ में आए। एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं रे डैलियो। उनका बेसिकली कहना है कि ये दुनिया ना कभी भी रैंडमली मूव ऑन नहीं करती है, बल्कि एक साइकिल चलता रहता है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर एक एम्पायर का पहले राइज होता है, फिर पीक पे पहुंचता है और फिर उसका फॉल होता है। तो बेसिकली ये साइकिल हर बार गोल गोल घूमती रहती है और पिछले 500-600 सालों से ऐसा बिल्कुल होता चला आ रहा है। तो अगर हमने ये समझ लिया तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि इस दुनिया में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये महंगाई क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, इसके पीछे नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आ चुका है वो सब क्या है। तो हम इसे डीप में आज समझेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है उस कंट्री का राइज ऑफ एन एम्पायर। कैसे एक कोई भी एम्पायर राइज पे पहुंचता है, राइज करता है धीरे धीरे करके। उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बातें 3 होती है जो हम समझेंगे। सबसे पहला आता है उस कंट्री का हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कहने का मतलब यहाँ पे जो भी उस कंट्री के लोग हैं, जो भी पीपल वहाँ पे रहते हैं, वो अपने आप को एज अ रिजोर्स मानते हैं और उस कंट्री के लिए इतनी ज़्यादा पूरी कंट्री को एक पूरे तरीके अपने से इंटरेस्ट मान के चलते हैं और उस कंट्री की जहाँ पे बढ़त दिखती है वो उसी तरफ काम करते हैं। तो ये होती है कंपनी के लोगों की हार्ड वर्क। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है उस कंट्री का इनोवेशन एंड कल्चर। हर एक कंट्री ना बड़ी बनती है अपने इनोवेशन कल्चर की वजह से। जिस कंट्री में नई सोच नहीं होती वो हमेशा पीछे रह जाती है, वो आगे बढ़ती बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर मान लो किसी कंपनी का राइज देखने को मिलता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन होता है, वो होता है उस कंट्री में नई सोच, इनोवेशन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उस कंट्री का एजुकेशन लेवल। जिस कंट्री में एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, उस कंट्री का ग्रोथ जो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगती है। हम हाल ही में अमेरिका के एग्जाम्पल देख सकते हैं। आज दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वो कहाँ पे? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसलिए आप उसकी ग्रोथ देख लो, बाकी दुनिया के कंपेयर करें हम तो उस कंट्री की ग्रोथ बाकी दुनिया की कंट्री से बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही है। और जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें होती रहती है ना, उस कंट्री की करेंसी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है, जो एक सबूत होता है, जो एक एविडेंस होता है दुनिया की सुपर पावर बनने का। हम इसे हिस्ट्री से एग्जांपल उठा के देख सकते हैं। जैसे डच एम्पायर एक टाइम पे उरूज पे था, तो डच का जो गिल्डर करेंसी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर थी। दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटिश का पाउंड। जब ब्रिटेन वाले दुनिया में राज कर रहे थे तो उस टाइम ब्रिटेन का पाउंड सबसे ऊपर था। और अब आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, हर जगह जो भी ट्रेड होता है वो हम US डॉलर ही यूज़ करते हैं। दूसरे पार्ट पे आता है द पीक। यहाँ पे एक कंट्री पूरे के पास बहुत ज़्यादा वेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा प्राइड रहता है और बहुत ज़्यादा पावर रहता है पर्टिकुलर कंट्री के पास। अब यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कंट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो आता है उनका स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस। उनका मिलिट्री बेस इतना ज़्यादा दुनिया में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो वेपन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि कोई दूसरी कंट्री पूरी दुनिया में उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखती है। दूसरे नंबर पे आता है उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो, वो कंट्री अपनी बात मनवा सकती है उस पर्टिकुलर कंट्री से। तीसरा आता है वहाँ के लोगों का हाई लिविंग स्टैंडर्ड। उस पर्टिकुलर कंट्री में जो दुनिया की सुपर पावर बन चुकी होती है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एकदम पीक पे पहुँच जाता है। वो दुनिया के सबसे हाई स्टैंडर्ड लिविंग लोग होते हैं, जो एट प्रेजेंट आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है।
और जैसे मैंने बताया कि उस दुनिया की करेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट बिग थिंग आती है वो होती है उसकी टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट, यानी कि वो टेक्निकली इतनी ज़्यादा साउंड और इतनी ज़्यादा इंप्रूव्ड कंट्री बन जाती है कि उसको पिछाड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे फेज़ के बारे में, जो है हमारा डिक्लाइन फेज़। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सेकेंड वाले में हमने पढ़ा पीक, जहाँ पे एक कंट्री के पास पूरी की पूरी पावर आ जाती है। अब पावर के साथ जाहिर सी बात है आता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। तो जब इस लेवल पे पीक पे पहुंच के किसी भी कंट्री को हम देखते हैं तो वहां पे देखते हैं उसका ओवर कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा पीक पे जा चुका होता है कि वो कंट्री का थिंकिंग ऐसी बन चुकी होती है कि हमें कोई दुनिया में नहीं हरा सकता, और यहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। यहीं से उसका थर्ड स्टेज जिसे हम बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज, वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो थर्ड स्टेज में सबसे मेजर कॉज जो होता है वो होता है डेट। आप देख सकते हैं कि पिछली कहीं भी रिकॉर्ड उठा के कि जो कंट्री, जो भी सुपर पावर आप देखो कि बहुत ऊपर पहुंच चुकी है, वहां पे डेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। वो उधार बहुत ज़्यादा लेती है कंट्री अपने आप को ग्रो करने के लिए, और फिर वो उसी डेट ट्रैप में यानी कि डेट स्पाइरल में फंस जाती है और उनका निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप एग्जाम्पल करंट का ही उठा के देख लो, इस टाइम पर दुनिया का सबसे ज़्यादा डेट यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। बीइंग अ सुपर पावर, सबसे ज़्यादा डेट यानी कि उनकी जो सीलिंग लिमिट है अब वो भी क्रॉस हो चुकी है, जो कि उनकी $34 ट्रिलियन की थी, वो भी अब क्रॉस हो चुकी है। अब वो भी अपना डेट पार कर चुके हैं। तो यहाँ से साफ समझ में आता है कि कैसे अपने लोग डेट स्पाइरल में घूम जाते हैं और फिर फंस जाते हैं और उनका वहीं से डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे नंबर पे इसी के यहीं पे थर्ड फेज में आता है आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आप देखो कि जो कंट्री का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे रिच वर्सेस पुअर बहुत ज़्यादा होने लगता है। वहाँ पे लेफ्ट वर्सेस राइट पार्टीज का फाइट बहुत ज़्यादा होने लगती है। आप देखो कि वहाँ पर सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो उस कंट्री को और नीचे नीचे ले जाता है बार बार। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ ग्लोबल पावर। आप देखो कि जो कंट्री डाउनफॉल में जाती रहती है उसका ग्लोबल पावर यानी कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो हमने बात की थी सेकंड पॉइंट में, वो भी धीरे धीरे करके लॉस होता जाता है, जो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमें साफ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो पहले उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे था, बट अब आप देखोगे चाइना, रशिया और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नेशन थे जो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी बातें मानना बंद कर दी है बिल्कुल टोटली। तो यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि उनका इन्फ्लुएंस दुनिया भर की कंट्री से अब धीरे धीरे जाता जा रहा है। और साथ में एक एविडेंस हमें यह भी मिलता है कि उस पर्टिकुलर पीक वाली कंट्री का अब धीरे धीरे कई कॉम्पिटिटर्स खड़े होने लगते हैं। जैसे इस केस में हमें देखने को मिलता है कि यूएस के दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एट प्रेजेंट हैं, चाइना और रशिया। वो अब खड़े हो चुके हैं कहीं ना कहीं और कई सारी फील्ड्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स से आगे भी निकल चुके हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन 4 की, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दूसरे देशों के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही होती है, जो नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स या फिर फिजिकल लड़ाई नहीं, बल्कि कोल्ड वॉर्स या फिर ट्रेड वॉर्स। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं जब वॉर करने लगती है ना, कि भाई हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे या इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, या फिर इस तरीके से इकोनॉमिक फाइट जिसे हम बोलते हैं ना, वो मेजर यहाँ पे इफेक्ट डालता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि बहुत टाइम से दो बड़ी कंट्रीज यानी कि यूएस और चाइना में कई टाइम से ट्रेड वॉर चलते ही आ रहा है। और हाल ही में जो हुआ था, यानी कि जो यूएस ने इंडिया को मना किया था कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, बट इंडिया ने उसकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पे साफ देखने को मिलता है कि ये भी एक ट्रेड वॉर की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी कई सारे वॉर्स हमारे यहाँ चल रहे होते हैं, जैसे कि करेंसी वॉर चल रहा होता है, टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रहा होता है, इन्फ्लुएंस वॉर चल रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके की एविडेंस हैं जब कोई भी कंट्री डाउनफॉल में जाती है। तो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर अब आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अब सच में आ चुका है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप देखोगे इस टाइम का सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर कौन बन चुका है, चाइना। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चाइना की चाइनीज कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आप एग्जांपल देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस में सबसे बड़ी कंपनी थी जो ईवी व्हीकल्स बनाती थी, टेस्ला। अब उससे सेम कॉम्पिटिटर चाइना ने ला दिया है जो BYD करके कंपनी है। आप देखोगे कि यूएस के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो कि चाइना ने बैन कर रखी है, बट चाइनीज कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बना चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इस टाइम पे चाइना है, और कहीं ना कहीं जो नया ट्रेड वॉर है या फिर नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और नया सुप्रीम लीडर अब चाइना बन सकता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले डच एम्पायर पीक पे था, फिर वो फॉल हुआ, फिर हमने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर फॉल पे था, पीक पे था, फिर वो फॉल हुआ, फिर हमने देखा कि जो अब यूएस
एम्पायर जो अब पीक पे है, अब उसका धीरे धीरे हम फॉल देख रहे हैं। और ये साइकिल बोला गया रे डालियो के द्वारा कि लगभग 80 साल से 120 साल तक ये चलती साइकिल, फिर हो सकता है कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आए और फिर कोई दूसरी कंट्री चाइना को पीछे करके आगे निकल जाए। तो ऐसा एक पूरी तरीके की साइकिल है जो लगभग हर टाइम पीरियड पे लगभग चलती रहेगी, नेवर एंडिंग साइकिल है। अब हम बात करते हैं पार्ट 6 की, जहाँ पे हमें ये समझना है कि अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकती है या हम इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कैसे करें। देखिए सीधी बात है, जब हमें पूरी की पूरी साइकिल समझ में आने लगती है कि जब पूरी दुनिया एक पर्टिकुलर साइकिल पे चलती है, पहले राइज आता है, फिर पीक आता है, फिर आता है रिसेशन या फिर जिसे हम डाउनफॉल भी बोलते हैं, तो हम यहाँ से फाइनेंशियली एकदम पूरी की पूरी तरीके से पक्के हो सकते हैं। हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्मार्टर बना सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि कब किस ट्रेंड पे बेट करना है, कैसे बेट करना है, हमें क्या लॉन्ग खेलना है या शॉर्ट खेलना है, हमें किस कंट्री के ऊपर हमें ज़्यादातर अपनी नज़र रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती है अगर हम इकोनॉमी को ठीक से पढ़ें, सही टाइम पे पढ़ें और किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी वर्ल्ड ऑर्डर कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।